क्या आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है या ऑटिज्म या फिर ADHD जैसा सिम्टम्स हैं, या आपके बच्चा को एपिलेप्सी का डायग्नोसिस हुआ है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर स्पीच डिले है? अगर इनमें से कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे और आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथीना क्लिनिक्स सिलीगुड़ी से। तो शुरू करते हैं। मैं आज इस वीडियो में अपने करीब 9-10 साल की जो पीडियाट्रिक न्यूरो की प्रैक्टिस है उसको लेकर एक अनुभव आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके बच्चे को कोई भी ब्रेन से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी है, ऑटिज्म है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, तो इन सारे सिचुएशंस में एज ए पेरेंट हमें कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से क्या एक माइंडसेट रखना चाहिए, तो वो एक तैयारी हमारी जो क्या होनी चाहिए ना, तो उसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ब्रेन की बीमारी बोलते ही बहुत बार एक समाज में हमारे अंदर एक डर बना हुआ रहता है, क्योंकि न्यूरो की बीमारियां हैं, न्यूरो की दवाइयां हैं, दवाइयों से बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं, बहुत दिन खाने नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आपके घर में अगर बच्चा दवाई खा रहा है तो कई लोग, है ना, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके संबंधी है, वो बोलने लगेंगे, है ना। और कई बार होते हैं कि न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत लंबे चलते हैं तो फिर आप डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो फेस करते हैं, तो इन सब सिचुएशंस में एज ए पेरेंट हम लोगों को किस तरीके से क्या माइंडसेट के साथ रहना चाहिए, है ना, तो उसके बारे में मैं अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि किताबी ज्ञान एक तरफ है, लेकिन पिछले कई सालों से जैसे हम लोग हर दिन इस तरीके के बच्चे के साथ हम लोग क्लिनिक में डील करते हैं, तो हम ऐसे पेरेंट्स के साथ डील करते हैं कि उनके बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आप सारे पेरेंट जो भी इस तरीके के बच्चों को संभाल रहे हैं, आप सारे पेरेंट्स को मेरा तरफ से सलाम है, नमस्कार है। क्योंकि डेफिनेटली जब भी कोई इस तरीके के बच्चे को आप लोग केयर करते हैं तो पूरी एक फैमिली की डायनामिक्स बदल जाती है। आप लोगों की खुद की पर्सनल लाइफ से लेकर फाइनेंस से लेकर एक फैमिली का पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। वो किस तरीके से बदलता है, क्योंकि मैं अपने जो मेरे पास दिखाने के लिए आते हैं उनसे सुनता हूँ। अनेक सारी समस्याएं रहती हैं, अनेक सारी जो है एक आशाएं रहती हैं, क्योंकि बच्चे देखिए कितना जुड़ा हुआ रहता है। एक भगवान के एक जो है गिफ्ट के रूप में हम लोग बच्चों को देखते हैं, लेकिन जब ये बच्चे इस तरीके से सफ़र करते हैं, जो एक ब्रेन के कंडीशंस लेके जब वो पैदा होते हैं या उनको बाद में होता है, जिसके लिए हमारे अंदर कोई तैयारी नहीं रहती है, तो हम लोग बहुत बार हिल जाते हैं, अंदर से डर जाते हैं कि क्यों मेरे बच्चे को इस तरीके की बीमारी हुई, क्यों इसको सेरेब्रल पॉल्सी हुआ, क्यों इसको ऑटिज्म के डायग्नोसिस बना, है ना। तो ये सारे प्रश्नों से हम लोग, है ना, मानसिक रूप में भी बहुत बार जूझ रहे होते हैं। वो डर का हम लोग, है ना, स्पेशली मदर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में भी पाया गया है कि बहुत सारे जो इस तरीके के न्यूरोटिपिकल जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स में भी बहुत बार इस तरीके की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमें किस तरीके से रहना चाहिए, है ना, कैसे अप्रोच, कैसे माइंडसेट होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से, है ना, आज शेयर करना चाहता हूँ। तो जो मेरा अनुभव मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से कि स्पेशली जो बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जब ये बच्चे को कुछ डायग्नोसिस बनता है, जैसे प्रीटर्म्स पैदा होते हैं या फिर जन्म के समय में रोते नहीं हैं या उनको मेनिंजाइटिस हो जाती है, तो कई बार क्या होता है कि पीडियाट्रिशियंस हो या फिजिशियंस हो, कभी कभी वो बोल देते हैं कि आपका बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। अब आप कहीं भी लेके जाइए, आपका बच्चा जो है कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता, है ना। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े निराशापन जो है पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो एक चीज़ जो मेरे अनुभव में मैंने इतने सालों में मैंने देखा कि जो पेरेंट्स के अंदर एक होप होता है ना, एक आशा रहता है, और जिसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ये मैंने देखा। कई बार हम लोग देखते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, उनके ब्रेन में बहुत सारा डैमेजेस हो रखा है, क्योंकि जन्म में बच्चा रोया नहीं है, बहुत प्रीमैच्योर पैदा हो गया था, अंदर ब्लीडिंग हो गया था, या ब्रेन में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, तो कोई भी वजह से ब्रेन में डैमेज हुआ है। हमें खुद देख के लगता है कि शायद ये बच्चा शायद ना चल पाए, है ना, या फिर ये उतना कर ना पाए, लेकिन जो पेरेंट्स इतना प्यार से उस बच्चे को रखते हैं, उसको इतना स्पेशली केयर करते हैं, तो उन पेरेंट्स को देख के मैंने भी बहुत कुछ सीखा कि जो हमारी मेडिकल साइंस में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बियॉन्ड में जाके भी बच्चे लोग बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। तो होप एक सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने देखा है कि
वो बहुत बड़ी चीज़ है ना, क्योंकि इसमें अगर आप आशा रखेंगे नहीं, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो फिर वो आपका पूरी तरीके से रिजल्ट है ना आता नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है कर ना पाएँ, ब्रेन को पूरा नॉर्मल रिवर्ट करके ना कर पाएँ। तो अगर हम लोग पूरी तरीके से इसको क्योर नहीं कर सकते हैं तो हम इसको केयर ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो वो जो प्रॉपर केयर है अगर आप लोग देंगे तो बच्चे में बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो इन बच्चों को स्पेशली आपके जो भी स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये सारे प्रॉब्लम्स में अगर आप टाइमली इस चीज़ को राइट डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, चॉइस ऑफ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फर्स्ट 5 ईयर्स में कोई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना है। और क्योंकि ब्रेन का आप देखिए फर्स्ट 3 ईयर्स में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, स्पेशली फर्स्ट 2 ईयर्स में तो और भी ज़्यादा होता है। उसको डेवलप होते होते फर्स्ट 3 to 5 ईयर्स जो है मैक्सिमम ब्रेन का जो है ग्रोथ होता है। फिर लाइफ लॉन्ग डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ के टाइम में अगर हम इंटरवीन करते हैं तो वो इंटरवेंशन टाइम जो है आप लोगों को हमेशा यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे थेरेपीज़ हैं, है ना, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों के लिए आपको फिजियोथेरेपीज़ हैं ना, स्पीच की थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, बाकी थोड़े बड़े बच्चों के लिए बिहेवियर थेरेपीज़ हैं। तो ये सारे थेरेपी जो अवेलेबल हैं उसको आपको पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सही डॉक्टर के पास जाना है। वी एज अ डॉक्टर हमारा ये हम लोगों का फ़र्ज है कि हम आपके बच्चों का सही डायग्नोसिस करें, आपको सही तरीके से गाइड करें, सही तरीके का आपका मेडिकेशन दें और सप्लीमेंट्स दें जो ब्रेन को डेवलप करते हैं, है ना। और आपको थेरेपीज़ रेगुलर करना है ना। तो ये सेरेब्रल पॉल्सी के पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है या फिर ADHD से है ना जूझ रहे हैं तो आप लोगों को भी थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में ऑटिज़म, हाइपर एक्टिविटी, इन सब के लिए थेरेपीज़ सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन मेडिकेशन देने से आप लोग ना डरें। कई बार होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग को केवल मेडिकेशन, हमको कुछ देना नहीं, ब्रेन का कोई दवाई हमको नहीं देना है। तो इस तरीके से पूरा नेगेटिव आप लोग मत सोचिए, क्योंकि बहुत बार ADHD की दवाइयों से बच्चों में बहुत फोकस में परिवर्तन आता है, उनके बिहेवियर में चेंज आते हैं। ऑटिज़म के बच्चों को हम लोग जब सप्लीमेंट्स देते हैं तो सप्लीमेंट्स के साथ उनमें बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स का और मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन करने का काम हम लोगों का है। तो घर में आप लोगों को राइट एनवायरनमेंट देना आप लोगों का काम है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा बच्चे से ना करें, है ना, स्क्रीन टाइम कम रखें। आजकल ऐसा हुआ कि ज़्यादा स्क्रीन होने से बच्चे ओबीज हैं, थोड़े मोटापा उनका बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं बच्चे लोग, मीठा बहुत कंज्यूम करते हैं। तो ये सारा चीज़ों में हम लोगों को बेसिक चीज़ें हैं, ये नॉट ओनली हमारे बच्चों के लिए और बस हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ध्यान रखें कि बच्चे राइट अमाउंट ऑफ फूड, हेल्दी फूड खाएं, स्क्रीन से बचें, है ना। उनका जो स्लीप है, जो आपका रूटीन एडिक्वेट रखें, आप लोगों का भी स्लीप का साइकिल एडिक्वेट रहे, बच्चे का भी रूटीन जो है उस तरीके से आना चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आपके रूटीन आपके जो है डाइट के पार्ट होना चाहिए। चाहे वो बच्चा ऑटिस्टिक हो, चाहे ADHD हो, बहुत सारे डाइटरी थेरेपी से भी हाइपर एक्टिव बच्चों में जो है चेंजेस आते हैं। बाकी आपका अगर एपिलेप्सी है ना, एपिलेप्सी बोलते ही है ना डरने जैसा कुछ नहीं है। 70 to 80% तो राइट अगर डायग्नोसिस है और सही मेडिसिन चल रहे हैं तो आपके बच्चे एपिलेप्सी 2-3 साल के बाद पूरी तरीके से ठीक होता है। डेफिनेटली वहाँ कई सारे कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सीज होते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स एपिलेप्सीज को राइट अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसका भी जो है कंट्रोल टाइम के साथ धीरे धीरे हो सकता है। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप अगर स्पेशल एजुकेशन कराएंगे, राइट सप्लीमेंट्स देंगे, तो इन सारे जो है मेडिकेशंस और थेरेपीज और इन सब के कॉम्बिनेशन से बच्चों में पॉजिटिव जो है चेंजेस आने की बहुत सारे फायदे होती हैं। बाकी देखिए आप लोग अकेले नहीं हैं, है ना। न्यूरो की जो समस्याएं हैं ये बहुत कॉमन है बच्चों में। आज सेरेब्रल पाल्सी के करीब करीब इंडिया में 2018-19 की डेटा है कि करीब करीब 25 लाख के आसपास, 25 लाख के आसपास बच्चे जो हैं सेरेब्रल पाल्सी से डायग्नोस्ड हैं, है ना, पीड़ित हैं। और इंडिया में करीब 1000 में से 2-3 बच्चे हर बार, है ना, हर 1000 में से 2-3 बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी होती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से जूझ रहे हैं, है ना। ऑटिज्म का और ADHD का जो है आज इंसिडेंस बहुत बढ़ के चला गया है। जब से पैंडेमिक आया है, स्क्रीन टाइम बढ़ के गया है, जितने बच्चे गैजेट्स में उतने ज़्यादा इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। ऑटिज्म का इंसिडेंस आज के डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं कि हर एक 30 में से 40 बच्चे जो है, अगर आप 30 से 40 बच्चे को खड़ा करेंगे तो एक बच्चा जरूर होगा उसमें से ऑटिस्टिक निकलेगा। तो हर स्कूल में ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे
हैं, आज बहुत सारे हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे आपको हर घर में नज़र आएंगे। कोई ना कोई बच्चा ज़रूर रहेगा जो देखने में लगेगा बहुत ज़्यादा बदमाश है ना। लेकिन ADHD से, ऑटिज़म से डरना नहीं है। टाइम के साथ कई बच्चे नेचुरली भी बहुत अच्छे होते हैं। हाइपर एक्टिविटी 9-10 साल के बाद नेचुरली भी बहुत घट के चला जाता है ना। अगर एकेडमिक्स अच्छा नहीं है, बिहेवियर का बहुत इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली थेरेपी और मेडिकेशंस का आपको जो है सहारा उसका ज़रूर लेना चाहिए। बाकी आपका एपिलेप्सी जो है इंडिया में करीब 1.2 मिलियन, मतलब करीब 1.2 करोड़ लोग जो हैं एपिलेप्सी से पीड़ित है। उसमें से करीब 30 से 40 लाख जो है बच्चे एपिलेप्सी से डायग्नोस्ड हैं इंडिया में। तो बहुत सारा बड़ा चंक है एपिलेप्सी का, है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एपिलेप्सी से डायग्नोस्ड हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, और मैक्सिमम आपके 70 to 80% राइट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से वो, है ना, ठीक हो सकते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी का तो बहुत सारा है जो अंडर डायग्नोस्ड है, जो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, बहुत इतना अनकॉमन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब पेरेंट्स ये इतना जो है आप अलोन नहीं हैं, आपके साथ ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है वो भी सफ़र कर रही है ना। बाकी मैं आपको कुछ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको कहा कि आपके अंदर होप और जो है पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसमें से बहुत सारा परिवर्तन जो है आता है। क्योंकि मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा जो कीटोजेनिक डाइट दे रहे हैं और बच्चों के सीजर्स इस तरीके से मैजिकली ठीक हो रहा है, वो इतना मेहनत से डाइट देते हैं, उनका मेहनत देख के मैं खुद हैरान हूँ कि वो बच्चे में इतना चेंज कैसे आ रहा है। थेरेपीज इतना अच्छा करते हैं, मैं एज ए डॉक्टर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ उससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है आपका पॉजिटिव थिंकिंग से, है ना। दूसरा चीज़ है कि अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, है ना। बहुत बार एज ए ह्यूमन हमारा नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि हम दूसरे के बच्चे के साथ देखते हैं, अपने घर में अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ देखते हैं। हमें कंपेयर नहीं करना, हमें फोकस करना है अपने बच्चे पे, और उसको जितना हम लोग इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उसके बेस्ट वर्जन हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम लोगों को करना चाहिए ना। वो आदत हमारे अंदर डालना चाहिए। तीसरा है कि आप लोगों को कभी गिल्ट फील नहीं करना चाहिए या खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे यहाँ पे जैसे ऑटिस्टिक जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं हमने पता है स्क्रीन ये कर दिया बच्चे को, हमारी वजह से हुआ है ना। या फिर कभी प्रेगनेंसी में हम लोगों ने ये दवाई खाया, या फिर मेरे इसकी वजह से हुआ, मेरे स्ट्रेस की वजह से, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस था उसकी वजह से बच्चे को हुआ। देखिए ये सब चीज़ों को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। और हो सकता है कि वो जो आप ब्लेम कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ है नहीं, वो श्योर भी नहीं है बहुत बार, है ना। तो ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमको चीज़ों को राइट फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आगे बढ़ना चाहिए, और ये गिल्ट बिजनेस में हम लोगों को बिल्कुल, है ना, और ब्लेम करने के उसमें नहीं आना चाहिए। तो हमें सोल्यूशन की तरफ फोकस करना है ना, ना कि गिल्ट की तरफ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अपने फाइनेंसेस को प्लान करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब बच्चे इस तरीके से पीड़ित रहते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है। डॉक्टर्स की विजिट आपका एवरी 3-4 मंथ 5 मंथ जो है रहता है, प्लस आपके थेरेपीज़ हैं, मेडिकेशंस हैं। तो आप अपने पहले से ही अपने हिसाब से फाइनेंसेस का प्लान करें। जैसे हम लोग हर चीज़ का एक प्लानिंग करते हैं, एक अलग से बजट रखिए, प्लान कीजिए कि कितना तक खर्चा होता है ना। अगर आपके खर्चे के बियॉन्ड है तो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं ना इसके बारे में। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी कोई डॉक्टर आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं उसको आप रेगुलरली लें, है ना। डॉक्टर के ऊपर फेथ होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने जो डॉक्टर को फॉलो करते हैं, अगर उनके ऊपर फेथ नहीं है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट राइट तरीके से होगा नहीं, क्योंकि आप मेडिकेशन सही से देंगे नहीं। और बहुत बार होता है कि हम कुछ भी लिखते हैं सबसे पहले जाके आप चेक करते हैं क्या दिया है, साइड इफेक्ट क्या है। तो प्लीज़ आप गूगल और ChatGPT और AI के जो इन्फॉर्मेशन में जाके पूरी तरीके से डरिए मत। अगर आप कोई भी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट पढ़ेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे और आपको खुद ही डिप्रेशन हो जाएगा। तो इतना आप फेथ अपने डॉक्टर पे रखिए। आप जरूर पढ़िए, डॉक्टर को पूछिए क्या मेडिकेशंस हैं। आज के दिन देखिए बहुत ट्रांसपेरेंट है। जब तक हम एज अ ट्रीटिंग डॉक्टर ऑनेस्टली आप लोगों को नहीं बताएंगे, आपका फेथ भी डेवलप नहीं होगा। मैं एज ए पीडियाट्रिक न्यूरो में देखता हूँ कि मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सारा चीज़ बताता हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये मेडिसिन हैं। कई बार होता है कि वो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं वो साइकेट्रिक एडल्ट्स को देते हैं, लेकिन वो बच्चों में भी स्टडीड है, तो आपको डरना नहीं है। इसके ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो चीज़ें आपको अवॉइड करना वो हम पहले ही बता देते हैं, जिस पे आपका नज़र होना चाहिए। बाकी आप पढ़ के खुद ही, क्या होता है कि हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, मैंने आपको लिखा है कि 1 गोली आप दे रहे हैं, आधा गोली, सो दैट विल नॉट वर्क आउट। सो प्लीज़ आप अपना फेथ रखें कि डॉक्टर के ऊपर जो दिया है वो आप प्रॉपर्ली खाइए। आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए इफ़ यू आर वरीड अबाउट समथिंग ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटमेंट में कि आपको जो एडवाइस किया हुआ है, क्योंकि एपिलेप्सी स्पेशली में होता है कि आप मेडिसिन टाइमली खाएं, मेडिसिन को मिस ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्सोपैथी ना करें। अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो सडनली आप होम्योपैथी में चले गए, सडनली आप आयुर्वेदी में चले गए, कोई बोल रहा है होम्योपैथी कर लो, कोई बोल रहा है वो कर लो। तो इसके कन्फ्यूजन में ना जाएं।
है ना। एक माइंडसेट रख के आप लोगों को चलना चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कोई और पैथी ट्राई करना है, डेफिनेटली ट्राई कीजिए, डॉक्टर से ही सलाह कीजिए। आपका जो है कोई भी पैथी कम नहीं, अगर राइट तरीके से ट्रीटमेंट होगा तो आई होप एवरी पैथी वर्क, सब पैथी में वो पावर है, राइट। बस आपको डॉक्टर फाइंड करना चाहिए। डेफिनेटली आप ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन गो अहेड, बट डिस्कस करके कीजिए। और मेरा आपको अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्पेशली अगर आपका क्रोनिक एपिलेप्सीज हैं तो उसमें मेरे खुद के अनुभव से बाकी के पैथीज जो है थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। बच्चे को बहुत सीजर्स आते हैं, इमरजेंसी हो जाती है बहुत बार। हम लोग दवाई दे रहे हैं, आपने सडनली चेंज कर दिया पैथीज और मेडिसिन बंद हो गई और आपके बच्चे जो है इमरजेंसी में लैंड अप हो गया, बहुत बड़े सीजर्स आ गए। तो इस तरीके के रिस्क को भी आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है पेरेंट्स, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया में आते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी स्पेशली सेरेब्रल पॉल्सी और ऑटिज्म के बच्चों के लिए है करके बहुत सारे ऐसे चल रहा है, लेकिन वो अभी आपको करना नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर सेरेब्रल पॉल्सी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो भी ये जो हॉस्पिटल्स आपको बता रहे हैं कि स्टेम सेल से ठीक होता है, अभी के साइंस के हिसाब से वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जैसे इसके ऊपर केस भी चल रहा है, तो इसके पीछे आपको जाना नहीं है। इट्स अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। आई होप कि फ्यूचर में ऐसा रिसर्च अभी भी चल रहा है और आए कि स्टेम सेल से ऐसे बच्चे ठीक हों। तो हम खुद भी प्रे करते हैं कि ये साइंस जो है इवॉल्व होकर अच्छा हो जाए। लेकिन अभी के लिए आपको स्टेम सेल थेरेपी की तरफ बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चे हैं जो स्टेम सेल करा के आए हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के हैं, ऑटिज्म के हैं। मैंने आज तक कोई एक बच्चा नहीं देखा जो स्टेम सेल करके बेटर हुआ है। तो एटलीस्ट अभी तक के लिए, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक के लिए कोई ऐसा साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ऑल डन इन रिसर्च बेसिस ऑनली। ये चीज़ आप लोगों को समझना है। और आपके बच्चे में आप प्रोग्रेस पे फोकस करें, है ना, परफेक्शन पे फोकस ना करें, है ना। आप देखिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए, है ना। अगर आपके बच्चे ऑटिज्म में है या फिर ADHD से है या सेरेब्रल पॉल्सी से चल नहीं रहा है, स्पीच का इशू है, तो धीरे धीरे वन एट अ टाइम आप लोग सोचिए। आज के दिन बच्चा भविष्य में क्या करेगा, वो क्या, उतना बड़ा आप फोकस ना रखें। 6 मंथ्स का आप गोल रखिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा बच्चा बेटर हो सकता है ना। तो वो छोटे छोटे गोल्स बना के आगे चलिए। आप अभी छोटा बच्चा है, साल भर का नहीं हुआ, आप उसके शादी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोच के डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, 6 मंथ्स का गोल बनाइए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। तो वो आप छोटे छोटे उसके प्रोग्रेस पे फोकस करें, परफेक्शन की तरफ फोकस ना करें, उससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। और आखिरी में पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, है ना, लेकिन इस बीच में हम खुद को भूल जाते हैं, हम अपना ख्याल करना भूल जाते हैं। स्पेशली मदर्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए, है ना। हस्बैंड एंड वाइफ है तो आप लोग डिस्कस कीजिए कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप कैसे फील कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ये पाया गया है कि पेरेंट्स में भी इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो आप भी अपने आप को भूल मत जाइए, है ना, बच्चों के केयर में। डेफिनेटली बच्चे को केयर करना है, लेकिन अपना जो है रूटीन को आप रखिए कि अपना एक्सरसाइज कीजिए, अपने खाने पे ध्यान दीजिए, है ना। मेडिटेशन और योगा वगैरह पे फोकस कीजिए। आज के टाइम में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आपको भी अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स, आखिरी में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। एज अ डॉक्टर, जो इतने सारे जो हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि उस आपके जो बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से, तो उसका जर्नी का हम लोग एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एक गाइड है, एक काउंसलर हैं, है ना। और मैं आप सारे पेरेंट जो भी मुझे अपने बच्चे लाके दिखाते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ कि आप ट्रस्ट करते हैं, लेके आते हैं। न्यूरोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कई बीमारी पूरी तरीके से हो सकता है कि ठीक ना हो, है ना। आई मे नॉट बी एबल टू completely cure many of your child's disorder, but I definitely promise that I will give the best care that I can. Thank you.